अच्छा, क्लास कंटिन्यू करते हैं। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे क्लीनिंग डाटा, और वो हमारा पार्शियली कंप्लीट हुआ था, कंप्लीट नहीं हुआ था मुकम्मल। तो थोड़ा सा इसको रिविजिट लेते हैं, क्योंकि इसमें एक चीज़ है जिसकी प्रॉपर डिमॉन्स्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। तो मैंने आप लोगों को डाटा टाइप्स के बारे में बता दिया था, तीन तरह की डाटा टाइप्स हैं। और डाटा टाइप को ट्रेस कहाँ से कर सकते हैं? आप डी टाइप से भी कर सकते हो, और इन्फो से भी डाटा टाइप्स को ट्रेस कर सकते हो। अब रही बात कि डाटा टाइप अगर गलत आ जाए, लेट से गलती से वो डाटा टाइप आपकी करेक्टली नहीं ले रहा, लेट से उसको लेना चाहिए डेट, लेकिन वो ले रहा है ऑब्जेक्ट। अगरचे किसी भी कॉलम की डाटा टाइप आपके मुताबिक नहीं ले रहा, लेट से कहीं पे लेना चाहिए उसको डेट या टाइम के हिसाब से, और वो ले रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है वो है आपकी टेक्स्ट या स्ट्रिंग या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि टेक्स्ट इंफॉर्मेशन कहलाती है, या स्ट्रिंग कहते हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन जो है पांडास के अंदर वो ऑब्जेक्ट के नाम से स्टोर होती है। तो जो आपके पास डाटा टाइप सारी होती हैं, जो आप डॉट इन्फो से या डी टाइप से एक्सेस करते हो, ऐसी डाटा टाइप्स जो हैं वो इसके अंदर बाइफिकेटेड होती हैं। या तो वो बुलियन होंगी, या इंटीजर 64, फ्लोट 64। 64 का मतलब है 64 बिट्स। और या ऑब्जेक्ट होगी, या डेट टाइम होगा, डेट टाइम 64 यानी 64 बिट्स। तो बेसिकली आप या तो इन्फो से एक्सेस करोगे या डी टाइप से, आपको जो भी डाटा टाइप पता चलेगी वो डाटा टाइप यही हो सकती है मैक्सिमम। एक, दो, तीन, चार, पाँच। इन पांच के दरमियान में ही कोई एक डाटा टाइप आपको पता चली होगी फॉर ईच कॉलम। आप किसी भी कॉलम में, जैसे यहाँ पे फी आ रही है, अब फीस नॉर्मली अमाउंट के अंदर होती है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो अगरचे किसी भी कॉलम की जो डाटा टाइप है अगरचे इनकरेक्टली रिकॉर्ड हो गई है, तो उसको सही करने के लिए जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में तीन मेथड बताए थे, पीडी डॉट टू डेट टाइम, यानी कि आप डेट टाइम में अगर कन्वर्ट करना है, न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है, तो आप ऐसी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन इसकी मैं अब आपको एक प्रॉपर डिमॉन्स्ट्रेशन करवा दूँ। सो लेट से हमने पांडास इंपोर्ट किया, इंपोर्ट पांडास एसपीडी, और उसके बाद हमने एक फाइल ली, रन टाइम्स एक्सेल की फाइल है, और ये हमारे पास उसी डाटा के फोल्डर के अंदर मौजूद है। हमने इसको एक डाटा फ्रेम बना दिया। अब लेट से अगर मैं डाटा फ्रेम का हेड लेता हूँ, लेट से रेंडमली कोई पांच सेल लेना चाह रहा हूँ कि पांच सेल क्या हैं, तो मैंने इसको रन किया, और मेरे पास ये 5 रॉस आ गई। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस किस्म से ये कॉलम्स आ रहे हैं। अब लेट से मैंने डी एफ डॉट इन्फो किया, और मेरे पास इसकी कंप्लीट डिटेल आ जाएगी कि इसमें कहीं पे नल वैल्यूज हैं या नहीं है। और अब लेट से इसके अंदर टोटल 5 ही रॉस हैं, और सबके अंदर 5 है, यानी कि कोई भी नल नहीं है। और इनकी डी टाइप सी आ रही है। अब लेट से वार्म अप टाइप की डीप टाइप आ रही है ऑब्जेक्ट, जबकि आप गौर से देखें वार्म अप टाइम जो है वो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो फ्लोट या इंटीजर होना चाहिए था। इंटीजर तो नहीं हो सकता क्योंकि डेसिमल है, तो फ्लोट में होना चाहिए था, लेकिन ये फ्लोट में नहीं हो सका। तो अब अगर इसको फ्लोट में अगर आप करते हैं, तो आपके पास फ्लोट में करने के कितने तरीके मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप लेट से डी एफ डॉट, और आप यहाँ पे लिखते हैं वार्म अप। अब जाहिर सी बात है वार्म अप टाइम लिखेंगे क्योंकि स्पेस आ रहा है, तो आप नहीं लिख सकते। आप डी एफ डॉट लिख कर अगर लिखते हैं, लेट से अगर आप फी लिखते हैं तो वो तो आ जाएगा। लेट से आपने इसको रन किया, अच्छा फी के नाम से तो कोई कॉलम नहीं है, बल्कि आ रहा है लेकिन कैपिटल में है उसका कॉलम का नाम। तो लेट से आपने फी लिखा तो फी आ गया, लेट से ये आ गया, उसकी आपकी डेटा टाइप आ गई, वो आ रही है ऑब्जेक्ट। अब लेट से वो डॉलर के अंदर है। तो अब अगर से आपको उसको कन्वर्ट करना है लेट से न्यूमेरिक के अंदर, तो अच्छा बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप इस तरीके से नहीं लिखो, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, और इसको एक और तरीके से लिखा भी जा सकता है, डी एफ स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट्स, और उसके अंदर आपने यहाँ पे नाम दे दिया फी। अब आप इस तरीके से भी लिखोगे तो भी वही रिजल्ट आएगा। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप इस तरीके से लिखो। इसमें अगर स्पेस भी आ जाए और बाद में कोई दूसरा नाम आ रहा है, मतलब आप कोई भी नाम लिखो उसके दरमियान में स्पेस आ रहा है, तो काम चल सकता है। उस तरीके से नहीं चल पाएगा जो पहले वाला तरीका। अब लेट से यहाँ पर आपने कहा कि भाई मैं उसको कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, तो मैंने कहा कि भाई मैं जो हूँ उसको टू, जो है आपका न्यूमेरिक, उसके अंदर कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। लेट से आपने टू न्यूमेरिक लिखा, और आपने लेट से ब्रैकेट ओपन किया,
और ब्रैकेट ओपन करने के बाद लेट्स से अब आप जो है आगे, अच्छा सॉरी, टू न्यूमेरिक जो है ये मेथड नहीं है, ये फंक्शन है। हमने यहाँ पर पी डी डॉट टू न्यूमेरिक लिखा और उसको ओपन किया, तो बेसिकली ये हमारे पास ओपन हो गया फार्मूला। और ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो आपको आर्गुमेंट देना होता है बेसिकली सिंपली बस आपको कॉलम देना होता है। अब अगर आप इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करते हैं, जैसे अगर मैंने इसको रन करने की कोशिश करूंगा तो वो मुझे एरर दे रहा है क्योंकि इसके अंदर डॉलर वाली अमाउंट आ रही है, वैल्यू आ रही है, और आपको उसमें से डॉलर हटाना पड़ेगा। तो आप इसको डॉलर ऐसे हटा सकते हैं कि आप यहाँ पर स्ट्रिंग का मेथड लगा सकते हैं, डॉट एस टी आर डॉट रिप्लेस, और उसका आपने फर्दर आपने इसके अंदर फार्मूला बताया कि क्या रिप्लेस करना है। आपने कहा कि भाई मुझे डॉलर को रिप्लेस करना है विथ नथिंग, तो आपने सिंगल कोट दिए और यहाँ पर उसको बता दिया कि किसी के साथ रिप्लेस नहीं करना, विथ नथिंग मतलब ब्लैंक। तो बेसिकली अगर आपको उसका रिजल्ट चेक करना हो कि इसका रिजल्ट है क्या, तो अगर मैं एक और सेल बनाऊं तो इसका रिजल्ट बेसिकली ये है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो वो बेसिकली इसमें से डॉलर को हटा रहा है। गौर से देखें, यहाँ से डॉलर को उसने हटा दिया, लेकिन डॉलर को जब हटाया तो इसने क्या किया, गौर से देखें, इसकी वैल्यू आ रही थी फी की, ये आ रही, अच्छा बहुत सारी जगहों पे $0 है, सिर्फ $2.5 ही आ रहा है। ओके, फिलहाल ये कि अगर आप उसको डॉलर रिमूव कर देते हैं तो वो डॉलर रिमूव कर देगा, और ये सिंपली ये पूरा स्टेप आपने उड़ाया, कट किया, और यहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया, यहाँ पर इधर आपने पेस्ट कर दिया, यहाँ पर बेसिकली ये आपका एक मेथड नहीं है, ये फंक्शन है पी डी डॉट टू न्यूमेरिक। आप यहाँ पे वो वैल्यू पास कराओगे जिसे कन्वर्ट करना है। आपने कहा कि भाई डी एफ फी को रिप्लेस करके, डॉलर रिप्लेस करके फी में कन्वर्ट करना है और टू न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है। तो आप इसको रन करोगे तो अब ये आपको ऑब्जेक्ट दे रहा है फ्लोट 64, लेकिन क्या आपने इसको कन्वर्ट जो किया है, क्या ये आपका, यूँ समझ लें एक तरीके से देखा जाए, क्या परमानेंटली हो गया है या नहीं। तो लेट्स से अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये वाकई में ही फ्लोट हो गया है, या अगर मैं दोबारा देखूं तो ये ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, हाँ ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। इसका मतलब ये कि परमानेंटली करने के लिए आपको एक वेरिएबल असाइनमेंट करना पड़ेगा। आप वहां बताओगे कि भाई फी को ओवरराइड कर दो और अब इसकी जो नई वैल्यू होगी वो ये होगी जो उसका रिजल्ट आ रहा है। तो एक तरीके से फी के कॉलम को अपडेट करने के लिए आप वेरिएबल असाइनमेंट की तरह आप उसके कॉलम को अपडेट कर सकते हैं इस तरीके से। आप इसमें बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बता दूं। आप सिंपली पी डी डॉट टू न्यूमेरिक टू पिकल टू टाइम डेल्टा, ये और भी हैं, इसके लिए फिलहाल आप टू न्यूमेरिक लिखेंगे। टू न्यूमेरिक में आपको वो कॉलम देना है जिसको आप करने जा रहे हैं कन्वर्ट। फिलहाल आपने यहाँ पे ये वो कॉलम बता दिया कि इसमें से आप रिप्लेस करवा रहे हैं डॉलर को अगर रिप्लेस नहीं करवाएंगे तो प्रॉब्लम करेगा। फिलहाल आपने इसको रन किया और ये आपका अपडेट हो गया। ये जो एरर दे रहा है इसको आप इग्नोर कर दें, फिलहाल इसने रन कर दिया। अब अगर आप खाली फी वाले कॉलम को दोबारा रन करेंगे तो ये डॉलर हटा कर दे रहा होगा और ऑब्जेक्ट की जगह फ्लोट आ रहा होगा। यहाँ पर देखें ये अब फ्लोट आ रहा है, इट मीन्स कि आपने एक कॉलम को करेक्ट कर दिया। अब गौर से देखें और कौन सा कॉलम है, रन टाइम आपके पास आ रहा है, और रन टाइम आपका फ्लोट में आ रहा है, बिल्कुल सही। नेम आपका ऑब्जेक्ट में आ रहा है, बिल्कुल सही। वार्म अप टाइम आपका राइट नाउ ऑब्जेक्ट में आ रहा है जबकि फ्लोट में होना चाहिए, ये भी हम सही करते हैं। लोकेशन आपकी ऑब्जेक्ट में ही आएगी। इसके अलावा रन डेट जो है आपकी डेट टाइम में, और एज डेट भी डेट टाइम में, बिल्कुल सही। रेन आपका बुलियन है, बिल्कुल सही। और फी आपका अपडेट हो गया है, राइट नाउ फी ऑब्जेक्ट से फ्लोट हो गया। मैं अगर उसको रन करूंगा तो फी आपका फ्लोट आ रहा है। तो अब सिर्फ वार्म अप टाइम को सही करने की जरूरत है। तो लेट से मैं अगर वापस आता हूँ वार्म अप टाइम, अब मैंने यहाँ पे लिखा डी एफ और ब्रैकेट ओपन सिंगल कोट वार्म अप टाइम। लेट से इसको मैंने रन किया तो दिखा रहा है सर ये इस तरीके से आ रहा है, और ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट इस वजह से आ रहा है क्योंकि इसने यहाँ पर मिनिमम लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इस मिनिमम को रिप्लेस करने की जरूरत है। तो आपने यहाँ पे एस टी आर डॉट रिप्लेस लिखा, ब्रैकेट ओपन सिंगल कोट, आपने यहाँ पे लिखा मिन,
और मिन में आपने पहले यहाँ पे स्पेस भी दे दिया, या आप इसको ट्रिम भी कर सकते हैं, लेकिन खैर यहाँ पे सभी कुछ इस ट्रिम ये वाले काम करते हैं, ट्रिम कर ही लेते हैं। मिनिमम को रिप्लेस करना है इससे, और फर्दर आप उसको ट्रिम कर देंगे। आपने इसको ट्रिम कर दिया। अब आप इसको रन करते हैं तो रन नहीं कर रहा, बल्कि अगर खाली मैं इस तरीके से भी करता हूँ, ओके, उसने इसको ट्रिम कर दिया। यहाँ पर मैं काम करता हूँ, स्पेस ले लेता हूँ, अब रन करता हूँ, तो इसने मिनिमम को रिप्लेस कर दिया। अब बेसिकली स्ट्रिंग में इसलिए रिप्लेस नहीं हो पाया है क्योंकि दोनों इन्फॉर्मेशन आपकी जो थी वो ऑलरेडी आपकी न्यूमेरिक में थी। पहले से आपकी वो दोनों इन्फॉर्मेशन न्यूमेरिक में हुई हुई थी। सिर्फ ये वाला इशू आ रहा था जो आपको प्रॉब्लम आ रहा था। सो अब आपने लेट्स से बाकियों को भी सही करना है, तो उसको किस तरीके से कर सकते हैं, अभी हम बारी-बारी आ रहे हैं। सो लेट्स से डेमोंस्ट्रेशन पे आते हैं वापस। आपने यहाँ पर एक और मेथड अप्लाई किया, एस टाइप। एस टाइप बेसिकली एक ऐसा मेथड है जो अगरचे किसी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। लेट्स से अगर मैं विदाउट एस टाइप यहाँ पे रन करता हूँ, तो बेसिकली स्ट्रिंग का मेथड जो है वो तभी रन होता है किसी स्ट्रिंग के ऊपर। ये स्ट्रिंग था तो ये अप्लाई हो सका। अगर मैं ये भी हटा देता हूँ, लेट्स से मैं इसको हटा देता हूँ, तो आपके पास यहाँ पे स्ट्रिंग सिर्फ ये और बाकी ये दोनों चारों रॉस के अंदर न्यूमेरिक आ रहा है। तो लेट्स से अगर मैं स्ट्रिंग रन करता हूँ यहाँ पर, लेट्स से ये मैंने स्ट्रिंग रन किया, तो वो बेसिकली आपको जो रिजल्ट दिखाएगा वो NaN दिखा रहा है, क्योंकि रिप्लेस का मेथड सिर्फ स्ट्रिंग पे ही रन होता है। तो आपको यहाँ पे एक और मेथड रन करना पड़ेगा, एस टाइप। आपको पहले पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर आप आगे जाकर अ, कर सकते हैं इसको, बाद में रिप्लेस का मेथड रन कर सकते हैं। तो आपको पहले एस टाइप में स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड देन फिर आप रिप्लेस की कमांड ओवरऑल सब पे चलाएंगे, तो वो उसमें से मिनिमम रिमूव कर देता है। अब इसने मिनिमम यहाँ पर रिमूव कर दिया। फर्दर आप इसको यहाँ पे मेरे ख्याल से ट्रिम भी कर सकते हैं। ट्रिम मेरे ख्याल से इस तरीके से नहीं है, लेकिन खैर, तो फिलहाल आपने इसको इस तरीके से फर्दर आपने इसको ट्रिम कहते हैं रिप्लेस कर दिया, और मिनिमम आपने हटा दिया। सो बेसिकली अब इसी स्टेटमेंट को अगर मैं कहूँ कि ये पूरा पूरा स्टेटमेंट मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा pd डॉट, मैंने यहाँ पे लिखा टू डेट टाइम, यानी कि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता, लेट्स से मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता df, df के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया वार्म अप टाइम। अब मैं अगर से डायरेक्ट इसको रन करूंगा तो वो मुझे एरर दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर मिनट आ रहा है लिखा हुआ। तो बेसिकली मैं अगर से इसके अंदर सिर्फ ये चीज़ लिखूंगा, ये ना काफ़ी है, मुझे ये पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पर लिख के रिजल्ट निकाला है। मैं पूरा का पूरा रिजल्ट को निकालूंगा, तो अब ये फाइनली इसको यहाँ पे डेट टाइम में इसको कन्वर्ट कर देगा। तो इससे पहले कि मैं इसको कन्वर्ट करूँ, सॉरी, डेट टाइम मैंने न्यूमेरिक के अंदर, मैंने यहाँ पे इसको रन किया, और ये आपका रन हो गया न्यूमेरिक के अंदर, और उसका ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज होके फ्लोट 64 हो गया। अब सिंपली अगर मैं वेरिएबल असाइनमेंट करता हूँ, लेट्स से मैंने कहा कि भाई ये पूरा कॉपी किया और मैंने यहाँ पे लिखा df, और ये जो वार्म अप टाइम है ये अपडेट हो जाए मेरा, ओवरराइड हो जाए इससे, तो आप सिंपली इसको ओवरराइड करवाओगे, ये ओवरराइड हो गया। अब आप लेट से लिखते हो df, और आपने लिखा भाई वार्म अप टाइम, और आप देखना चाह रहे हो है क्या, तो अब उसकी नई वैल्यू आ रही है, और डी टाइप आपकी फ्लोट 64 हो गई। तो इट्स मीन्स कि अब आप वापस अगर इन्फो पर आते रहो, इन्फो पे आप आते हो, और ये आपको अपडेट करके दे देगा कि अब वार्म अप टाइम आपका फ्लोट 64 आ गया। तो बेसिकली इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन कराना ज़रूरी थी, और ये मैंने आपको बता दिया। और अब डेटा इशूज़ पे वापस आ जाते हैं। डेटा इशूज़ में भी मैंने आपको बता दिया था कि अगर जे डुप्लीकेट आ रहा हो तो क्या करते हैं। पहले तो मैंने आपको बताया था कि मिसिंग डाटा है क्या।
मिसिंग डाटा numpy के अंदर किस तरह से शो होता है, पांडास में और बाकी नन। और इसको इन्फो से भी आप हासिल कर सकते हैं, वैल्यूज अंडरस्कोर काउंट से भी हासिल कर सकते हैं। किस तरीके से ट्रेस कर सकते हैं, मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन बताई थी। आप इजली वैल्यू काउंट्स के अंदर स्पेसिफिकली अगर आप कॉलम मेंशन कर दें और वहाँ पे ड्रॉप एन ए फॉल्स डाल दें तो आपको काउंट बता देगा। अगर आपको एग्जैक्टली रॉस तक जाना है तो आप इस एन ए के अंदर आगे डॉट एन ई एक्सेस वन आप लिख देंगे तो आप एग्जैक्टली उन रॉस तक पहुंच जाएंगे जहाँ पे एन ए आ रहा है। और फाइनली जब आपको हैंडलिंग करनी होती है तो हैंडलिंग के आपको चार तरीके बताएं। एक तो अगर आपको मिसिंग डाटा कीप रखना है तो आप किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करा दें। तो आप एग्जैक्टली इसी मेथड के थ्रू, इस एन ए डॉट एन ई एक्सेस वन के थ्रू आप इसी डाटा फ्रेम को किसी दूसरे उसके अंदर स्टोर करा दो और उन सारी रॉस को डिलीट करा दो। आप ये भी कर सकते हो, या आप इंटायर डाटा को रिमूव कर दो बगैर कहीं रखे संभाले, या आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो जीरो से या एवरेज से, या आप डोमेन एक्सपर्टीज के तहत भी उसको रिजॉल्व कर सकते हो। अब लेट्स से अगर डाटा संभाल के रखना है तो आप डाटा संभाल के रख सकते हो। आप ड्रॉप कर सकते हो दूसरे कॉलम दूसरे वेरिएबल में, उसको डाटा फ्रेम बना सकते हो। और ड्रॉप एन ये है कि बेसिकली वो आपके उन सारी रॉस को हटा देगा जो आपको नहीं चाहिए। और अगर आपको सारी रॉस चाहिए तो आप ऑल मेंशन कर देंगे, जिनके अंदर लेट्स से आपको सारी रॉस चाहिए जिनके अंदर एन एन वैल्यूज कहीं पे भी नहीं आ रही हो, पूरे कॉलम में आ रही हो तो वो हटा देगा, बाकी वो ला के देगा। अगर से किसी एक कॉलम में भी इंफॉर्मेशन आ रही है तो वो ला के देगा। और ट्रैश की पावर टू, यानी कि आप एक वैल्यू बता सकते हैं कि कम से कम उसमें इतने नल ना हो, इतने एन ना हो। तो और सबसेट जो है वो स्पेसिफिक कॉलम के अंदर अगर नल आ रहा है तो वो आपको रिमूव करके दे सकता है। तो जैसे अगर आपने कहा कि भाई अगर से किसी डाटा सेट में ब्रांच कोड नहीं आ रहा तो वो मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप सबसेट का फार्मूला यूज कर सकते हैं। एक है नॉट एन ए, जो जस्ट लाइक ड्रॉप एन ए की तरह ये भी एक फार्मूला है, और ये भी आपके मिसिंग वैल्यूज को रिमूव कर देता है, लेकिन परमानेंटली नहीं। आपको अगर इन प्लेस लिखना पड़ेगा, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, तब जाके वो परमानेंटली रिमूव करेगा। फिल एनए में आप कोई भी सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं, लेट्स से मीडियन, सम, मोड, कोई भी वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करानी है आप फिल एनए के जरिए कर सकते हैं। और लॉक एसेसर जो है वो बेसिकली कहीं पे भी मिसिंग वैल्यू आ रही हो तो आप लॉक एसेसर के जरिए इसको फिल करवा सकते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया। अब इनकंसिस्टेंट टेक्स्ट टाइपोस हैं, उसको आप किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। उसमें आपके पास दो तरीके हैं, एक है कैटेगोरिकल, एक है न्यूमेरिकल। और हमारा लेक्चर लास्ट यहाँ पर आके खत्म हुआ था, अब यहाँ से इसको कैरी ऑन करते हैं। कैटेगोरिकल वैल्यूज को रिप्लेस कराने का जो तरीकेकार है इनकंसिस्टेंट डेटा टाइप्स टेक्स्ट को, वो चार तरीके हैं। एक है लॉक एसेसर, एक है एनपी डॉट वेयर, एक है डॉट मैप, और एक है स्ट्रिंग मेथड्स। स्ट्रिंग मेथड्स जिसमें आप एस टी आर डॉट लोअर और एस टी आर डॉट स्ट्रिप और एस टी आर डॉट रिप्लेस यूज कर सकते हैं। तो लॉग एसेसर हमने पहले कवर कर लिया। अब शुरू करते हैं एनपी डॉट वेयर से। लॉग एसेसर बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी वैल्यू आपको ट्रेस आउट करनी हो आप लॉग एसेसर से उस वैल्यू को अपडेट करवाना चाहें तो कर सकते हैं। और वो बेसिकली आप एग्जैक्टली उस रॉ तक जा पाते हैं जहाँ पर आपको जाना होता है, तो वो आपको उसमें हेल्प करता है। लेट्स से अगर जब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आप सिर्फ नल वैल्यूज को ही नहीं बल्कि किसी भी वैल्यू को, लेट्स से यहाँ पर आ रहा है एलेक्सिस। अब मैं यहाँ पर एक सेल ऐड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अगर मुझे इस एलेक्सिस को, या एलेक्सिस के आगे ये जो आ रहा है 8.1209, अगर मुझे इस तक पहुँचना है तो मैं कैसे पहुँचूंगा। मैं पहुँचूंगा df.lock। df.lock एक मेथड है, लॉक लॉक एसेसर आपको बताया। लॉग एसेसर में आपका पहला पैरामीटर रॉ है, दूसरा पैरामीटर कॉलम है। अच्छा, पहला पैरामीटर जो आपका रॉ है उसमें आप स्लाइसिंग करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन कॉलम में स्लाइसिंग नहीं हो सकती। अगर मैं इसको इस तरीके से रन करूंगा तो वो मुझे यहाँ पर आप देख सकते हैं मिल के वो आपको दोनों तरफ रिजल्ट निकाल के दे रहा है। अब मैंने कहा कि नहीं, मुझे यहाँ पर एक लेट से एक कॉलम चाहिए और कॉलम का नाम है लेट से रन टाइम। मैंने इसको रन टाइम बता दिया। अब वो सिर्फ और सिर्फ रन टाइम ही लाके दे रहा है मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ रन टाइम।
फिर मैंने उसको बताया कि मुझे इसके अंदर जो इंडेक्स चाहिए वो मुझे चाहिए इसके अंदर, लेट से मैंने उसको बता दिया कि इंडेक्स 2 चाहिए मुझे। तो 2 है 8.1209। मैंने रन किया और ये मेरे पास उसकी वैल्यू आ गई 8.1209। तो यानी एग्जैक्टली अगर मुझे उस वैल्यू तक पहुंचना हो तो मैं यहाँ पर उस तरीके से पहुंच सकता हूँ, एग्जैक्टली उस स्पेसिफिक सेल तक। अब अगर चाहे मुझे उसको अपडेट कराना है, मैंने कहा नहीं है 8.1209 नहीं 085 होगा। तो मैंने ये वाली वैल्यू अपडेट करानी थी। मैंने इक्वल टू लिखा और मैंने बता दिया कि भाई ये इसके बराबर हो जाए। मैंने सिंपली इसको रन किया और ये वैल्यू आपकी यहाँ पे रन हो गई। इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो अब आपको ये 0 के आगे 85 दिखा रहा होगा। मैंने इसको रन किया और अब दिखा रहा है 085, यानी कि आप स्पेसिफिक वैल्यूज तक जा सकते हैं और उसको बाद में अपडेट कर सकते हैं। तो अगर आपको इसमें कहीं इनकंसिस्टेंट टेक्स्ट भी नजर आएगा, लेट से आपने कहा कि भैया द जिम है, ये सिर्फ जिम होना चाहिए। तो अब द जिम तक पहुंचने के लिए पहले तो आप ये देखो कि ये इनकंसिस्टेंट डाटा टाइप आ रही है। जिम यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे द जिम आ रहा है, तो यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ जिम ही होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने पहले उस तक पहुंचे, आपने कहा कि भाई ये जो है ये है लोकेशन। आपने यहाँ पे लिखा लोकेशन। फिर आपने कहा कि ये जो है ये दूसरे इंडेक्स के अंदर मौजूद है, तो आपने यहाँ पे इसको रन किया और यहाँ पर आ गया द जिम। आपने कहा कि भाई जिम, द जिम की जगह होना चाहिए ये जिम। तो आपने यहाँ पे जिम स्टोर करा दिया और आपने इसको रन कर दिया। इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा, ये बस ऐसे ही रहेगा। आप इसको रन करोगे तो आपके पास आ रहा है यहाँ पे जिम। अच्छा, एक मसला ये आ रहा है कि ये पूरे का पूरे कॉलम में जगह जगह ये इन्वर्टेड कॉमा आ रहा है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर एक और सेल आपने लिया और आपने कहा कि भाई ये DF और ये बेसिकली जो लोकेशन है इसमें str.replace, और इसके अंदर बेसिकली आपको रिप्लेस कराना है ये। यार ये रिप्लेस हो पाएगा भी नहीं हो पाएगा, पहले रन करके देखते हैं। तो ये बकायदा बेसिकली ये है मेरे ख्याल से, अगर मैं इसको इस तरीके से करूँ। हाँ, अब अगर रन करूँ, हाँ इसने इसको कर दिया। ये भी रिप्लेस कराना है, आपने यहाँ पे लिखा डॉट रिप्लेस और आपने फिर उसको बताया कि मुझे ये रिप्लेस करना है। आपने इसको रन किया। अब इसने इसमें से वो रिप्लेस नहीं किया। कैसे बताऊं उसको कि इसमें फर्दर उसको क्या रिप्लेस करवाना है। अगर मैं यहाँ पर आर्गुमेंट ओपन करता हूँ तो ये इसको यहाँ पे ये लास्ट जगह से हटवाना है। एक दफ़ा STR और लगा दिया और यहाँ पर आपने एक दफ़ा STR और लगाकर उसको स्ट्रिप भी कर दिया ताकि इसमें से स्पेसेस हटे हैं। तो बेसिकली ये फाइनली हमारा आउटपुट बना और इसको हम बाद में अपडेट करा देते हैं। ये एग्जैक्टली हमने कॉपी किया और यहाँ पर हमने इसको कहा कि भाई ये इससे अपडेट कर दें, और ये इसने इसको अपडेट कर दिया। अब अगर मैं खाली लोकेशन अगर रन करता हूँ सो ये इसको दिखा देगा कि, सॉरी, यहाँ अगर मैं रन करता हूँ ऊपर तो ये अपडेट कर देगा। ये इसने इसको फाइनली अपडेट कर दिया। अब इसमें सबको लोअर भी करना है, मैंने एक काम और किया। यहाँ पर str.lower ये भी लगा दिया। ये भी मैंने यहाँ पे रन कर दिया, ये रन हो गया। और अब मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा तो सबका सब आपका लोअर हो गया, यानी कि कंसिस्टेंट डेटा टाइप्स आपकी, मतलब टाइपोस आपके जो है टेक्स्ट वो आपके कंसिस्टेंट हो गए, एक जैसे हो गए। तो ये सारे चैनल्स आते हैं, आप लॉग एसएसएल के थ्रू उसको अपडेट कर सकते हो।
तो ये आपका पहली चीज तो आपकी हो गई। कैटेगोरिकल में 4 तरीके से आप करते हैं, एक लॉग एसएसएल जो मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं एनपी डॉट वेयर। बेसिकली numpy के अंदर एक आपका np डॉट वेयर एक मेथड है numpy में, और ये pandas के वेयर मेथड से जैसा डिफरेंट है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम pandas वेयर मेथड विद ए सिमिलर फंक्शनलिटी बट डिफरेंट सिंटेक्स। उसका सिंटेक्स डिफरेंट है। द numpy function is used more often than the pandas method because np where is vectorized, meaning it execute faster। pandas के अंदर जो वेयर मेथड है वो थोड़ा सा स्लो है। numpy का सबसे ज्यादा यूज होता है क्योंकि वो वेक्टराइज है, बहुत जल्दी परफॉर्म करके दे देता है। तो यूज डॉट एनपी वेयर टू अपडेट वैल्यूज वेयर ऑन अ कंडीशन। आपको कोई कंडीशन आप दें और उसकी बेसिस के ऊपर उसकी वैल्यू को अपडेट करा सकते हैं। और लेट से इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं। लेट से आपके पास एक एरे आ रहा है इन्वेंट्री का, और लेट से आपके पास एक प्रोडक्ट का एरे आ रहा है। तो अब लेट से आपने इसमें एक लॉजिक पास की, इन्वेंट्री एरे अगर चीज जीरो आ रही है, लेट्स से लेस देन जीरो है या इक्वल टू जीरो है कहीं पे भी, तो उसकी जगह लिखा हुआ आ जाए आउट ऑफ स्टॉक या फिर लिखा हुआ आ जाए इन स्टॉक। तो लेट्स से आपने ये पूरा का पूरा लिखा और आपने इसको एंटर किया, तो वो आपको बता रहा है कि एक एरे बन गया जहाँ पे इन स्टॉक आ रहा है या आउट ऑफ स्टॉक आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही आपने कहा भाई इन्वेंट्री एरे जो है उसमें जहाँ भी कहीं पे भी लेस देन जीरो है वहाँ आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ आ जाए, और उसके बदले आप प्रोडक्ट एरे दे रहे हैं, यानी कि उसकी जगह प्रोडक्ट एरे का वो एलिमेंट आ जाए। तो जहाँ पे भी आपको एग्जैक्टली वो किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट जो जीरो से बिलो था वहाँ आपका लेट से आउट ऑफ स्टॉक आ गया, अदरवाइज उसने प्रोडक्ट एरे का आपको एलिमेंट देते हैं। लेकिन खैर ये पूरी की पूरी इंटायर प्रैक्टिस आपकी नुम्पाई की है, इसको स्किप करते हैं, आगे आ जाते हैं पांडास में और डाटा फ्रेम में इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेट से आपने एक डाटा फ्रेम आपके सामने आ रहा है, छोटा सा एक डाटा फ्रेम है आपके सामने आ रहा है। अब यहाँ पे लेट से लिखा आपने नुम्पाई को इम्पोर्ट किया, इम्पोर्ट नुम्पाई एस एन पी, क्योंकि ये करना पड़ेगा। और फिर आपने लिखा डी एफ डॉट स्टेट इक्वल टू, लेट से आप स्टेट को अपडेट करवा रहे हैं कॉलम को। स्टेट का जो कॉलम है उसमें क्या अपडेट करवा रहे हैं, आपने कहा भाई एन पी डॉट वेयर, आपने लिखा जहां पे भी उता आ रहा है लिखा हुआ उसको आप शॉर्ट में यूटी कर देंगे, अदरवाइज डी एफ डॉट स्टेट ही आ रहा होगा। तो आप इसको इस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। अब लेट से मैंने यहाँ पे सोचा कि स्कूल जहां पर आ रहा है वहां पर मैं इसको द स्कूल लिख दे रहा हूँ। लेट से मैं अपने पास से ऐसे ही चेंज कर रहा हूँ। तो अब अगर से मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, लेट से मैंने यहाँ पे एक नया सेल लिखा, तो मैंने कहा कि भाई ये जो डी एफ और इसके अंदर जो ये लोकेशन आ रही है ये मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। तो लेट से मैंने यहाँ पे लिखा एन पी डॉट वेयर। अब बात सारी ये है कि एन पी चलेगा ही कैसे जब मैं इसको इम्पोर्ट नहीं करूंगा। इम्पोर्ट नंपाई को मैंने इम्पोर्ट कर दिया यहाँ पे, इम्पोर्ट numpy एस एन पी, ये मैंने रन कर दिया, ये रन हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे एन पी वेयर लिखता हूँ, तो मैंने एन पी वेयर लिखा, और एन पी वेयर के अंदर आपको लेट से कॉलम देना है कि अगर चे लोकेशन जो है वो आपकी स्कूल के बराबर आ रही है, स्कूल स्मॉल में, तो क्या करना है। तो आपको करना है, आपने बता दिया कि उसको शॉर्ट में कर दे, द स्कूल आपने लिख दिया कि भाई मैं उसको द स्कूल लिखना चाह रहा हूँ, और अदरवाइज वो उसको वही दे जो एक्चुअली में आ रहा है। और आपने कहा कि भाई अदरवाइज वो वही आए जो एक्चुअली में आना चाहिए। और आपने इसको बता दिया एन पी डॉट वेयर में कि बुलियन स्टेटमेंट क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट। उसके बाद आपने बता दिया कि मुझे अगर ट्रू हो गया तो क्या करना है, और अगर अगर फॉल्स हो गया तो क्या करना है। तो अगर आप इसको रन करते हैं तो लेट से वो आपको बता रहा है, वो जस्ट आपको जस्ट प्रिंट निकाल के दे रहा है कि उसने जहां जहां स्कूल आ रहा था वहां दा स्कूल कर दिया, बाकी उसको वैसे ही रहने दिया जैसे है। तो अब आपने कहा कि हाँ अब इस हिसाब से इसको अपडेट कर दो। आपने कहा कि भाई ये डीएफ लोकेशन जो है ये मैं उसको अपडेट करता हूँ इक्वल टू। अब आपने कर दिया वेरिएबल असाइनमेंट, आपने इसको रन कर दिया, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा जब तक आप उसको इस तरीके से ना देखेंगे। आपने हेड पे रख के क्लिक किया, और अब वो उसने आपको दिखा दिया कि जहां जहाँ पे स्कूल था वहां दा स्कूल हो गया। तो आप एनपी वेयर के जरिए भी अपनी कंडीशनल लॉजिक देकर आप कर सकते हैं। यहाँ पे कंडीशनल लॉजिक दें, यहाँ पर आपको बता दें अगर लॉजिक ट्रू हो रही है तो क्या करना है, फॉल्स हो रही है तो क्या करना है। और ये बहुत फास्ट रन होता है, बहुत इजी मेथड है, आप कोई भी इनकंसिस्टेंट डेटा टाइप्स को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथड है
डॉट मैप का। और ये आपको याद आ रहा होगा कि आपने ये यूज किया था जब आप पढ़े थे डिक्शनरी। डिक्शनरी जब आप पढ़े थे या फंक्शन जब आप पढ़े थे, उस वक्त आपने डॉट मैप का एक फंक्शन पढ़ा था। और ये बेसिकली जस्ट लाइक अ वी लुकअप टेबल के तौर पे काम करता है। जैसे एक्सेल में वी लुकअप लगाते हैं, सेम उसके तौर पे ये काम करेगा। तो बेसिकली आपके पास कहीं पे भी लेट से उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज कहीं पे भी आ रही हैं डिक्शनरी के अंदर। लेट से कहीं पे भी न्यूयॉर्क बड़ा लिखा हुआ हो तो वो स्मॉल में एन वाई हो जाएगा, और एन वाई अगर स्मॉल में लिखा हुआ है तो वो एन वाई के बराबर ही है। तो लेट से आप अपनी वैल्यूज को करेक्ट करना चाह रहे हैं, तो इस किस्म की कोई मैपिंग बना रखी है आपने, तो इस किस्म की मैपिंग से आप अपने डाटा को करेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे मैप का यहाँ पर एक फंक्शन यूज करोगे, और उसके अंदर आप अपनी डिक्शनरी का नाम दे दोगे कि इस डिक्शनरी से उसकी वैल्यू को उठाकर, उसकी की से उठा के उसकी वैल्यू को उठा के ले आए। तो मैपिंग डॉट मैप जो है मेथड है, ये डिक्शनरी अगर बनी हुई है तो आपके काम आएगा, अदरवाइज ये यूजलेस है। हाँ, लेकिन अगर डिक्शनरी बनी हुई है और वहाँ आपको पता है कि लेट्स से अगर मेरे पास डिक्शनरी है, उसमें सारे कीवर्ड्स का सही टाइपो मेरे पास मौजूद है, तो आप यहाँ पर डॉट मैप का फंक्शन इस्तेमाल करके आप इनसाइड उसको डिक्शनरी का नाम दे देंगे, और वो एक बिल्कुल यहाँ पर एक नया कॉलम बनाकर आपके लिए वो काम कर देगा। तो डॉट मैप आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सा काम करता है। तो अब यहाँ पर आपके पास एक और तरीका है, वो है स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग मेथड्स आर कॉमनली यूज टू क्लीन टेक्स्ट एंड स्टैंडर्डाइज इट फॉर एनालिसिस। जैसे मैं जगह जगह स्ट्रिप आपके लिए स्ट्रिंग यूज कर रहा हूँ, स्ट्रिंग के अंदर लोअर, स्ट्रिप, रिप्लेस, ये आप इस्तेमाल करके भी बहुत सारी चीज़ें सही कर सकते हैं। जैसे लेट्स से यहाँ पे स्कूल को सही करना था रन टाइम के अंदर, तो लेट्स से मैंने स्कूल वाले कॉलम के अंदर जगह जगह वहाँ पर डबल कोट्स स्टार्टिंग और एंडिंग आ रहा था, क्लोजिंग और ओपनिंग वाला, उसको मैंने रिप्लेस करवा कर उसको मैंने चेंज करा दिया। तो स्ट्रिप से, लोअर से, रिप्लेस से आप बहुत सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। जो मैंने थोड़ी देर पहले मैंने लोकेशन वाले कॉलम को सही किया है, एग्जैक्टली ये कॉलम आप इसको कर रहे होते हैं। तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा तब होता है जब आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आप कर रहे होते हैं और वहाँ टेक्स्ट को प्रॉपर ट्रांसफॉर्म करना होता है। तो ये वहाँ पे ये स्ट्रिंग मेथड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं क्लीनिंग करने के लिए। तो ये हमारे पास फ़िलहाल ये 4 तरीके हैं। एक है हमारे पास लॉक एसेसर, एक है np.where, एक है डॉट मैप, और एक है स्ट्रिंग मेथड्स। स्ट्रिंग मेथड में str.lower, str.strip, str.replace, आप तरह तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर अब आपको कोई भी चीज़ सही करनी हो, जैसे वैसे मैक्सिमम चीज़ें सही हो गई हैं, लेकिन खैर मुख्तसर बताने के लिए कि जैसे ये मैं काम कर रहा था, एस टी आर डॉट रिप्लेस का काम किया, इसके बाद स्ट्रिप स्ट्रिप किया, लोअर किया। आप मल्टीपल एस टी आर डॉट करके आप अपनी कहानी बढ़ा सकते हैं, और चेनिंग मेथड के थ्रू आप अपने स्ट्रिंग्स के थ्रू डेटा को क्लीन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं डुप्लीकेशन पे। अभी जो डील कर रहे थे मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने क्या-क्या कवर किया मैं आपको बता देता हूँ। हमने अभी तक इनकंसिस्टेंट टेक्स्ट एंड टाइपोस को डील कर लिया है और मिसिंग डाटा को डील कर लिया। अब बारी आ गई डुप्लीकेट्स की, डुप्लीकेट को डील करेंगे एंड देन फिर बारी आ जाएगी आपकी आउटलायर की। आउटलायर के लिए थोड़ा-सा स्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, इंशाल्लाह वो रिवाइज़ होंगे, और डुप्लीकेट को डील कर लेते हैं कि डुप्लीकेट कैसे डील होता है। डुप्लीकेट डाटा। Duplicate data represent the presence of one or more redundant rows that contain the same information as another and can be therefore be removed. बाद में उसे remove किया जा सकता है। तो इस किस्म की इंफॉर्मेशन कहलाती है आपकी डुप्लीकेट डाटा, जो बाद में लेट से 2 दफ़ा आपकी रिपीट हो रहे हैं। लेकिन हाँ, सेम वैल्यू अगर से रिपीट हो रही है वो डुप्लीकेशन नहीं कहलाती। रिपीटिशन वो कहलाती है जो एंटायर एंटायर का एंटायर रिकॉर्ड, पूरा का पूरा रिकॉर्ड, पूरी की पूरी रॉ अगर डुप्लीकेट हो, दैट्स कॉल्ड डुप्लीकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको बता दूं कि डुप्लीकेशन वो नहीं है जो सिंगल वैल्यू रिपीट हो रही है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में तो आपको नजर आएगा, लेकिन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में पूरा एंटायर रिकॉर्ड 2 दफ़ा नहीं आ सकता। तो यूज डॉट डुप्लीकेटेड टू आइडेंटिफाई डुप्लीकेट रॉस ऑफ डेटा। आप डॉट डुप्लीकेटेड के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे डुप्लीकेशन हो रही है नहीं हो रही।
वो आपको रिजल्ट जस्ट लाइक जैसे इस एन के देता है, एग्जैक्टली इसी तरीके से आपको देगा कि जहाँ पे डुप्लीकेशन होगी वो आपको ट्रू करके दे देगा। और आप अगर से इसी में आगे इसको सम कर लेते हैं तो वो आपको 1 या 0 की बेसिस पे आपको बता देगा कि इसमें डुप्लीकेशन आ रही है या नहीं आ रही है। और अगरचे आप इसके अंदर कीप फॉल्स लिखते हैं तो वो आपको सारी वो रॉस ला के देगा जो कि डुप्लीकेट हैं। लेट्स से आपने कहा कि भाई मुझे वो रॉस चाहिए जिनमें डुप्लीकेशन आ रही है, तो वो आपको उस हिसाब से लाकर दे देगा। लेट्स से अब यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे तो खैर कहीं पे भी डुप्लीकेशन नहीं है। वैसे अगर मैं देखूं भी तो df डॉट डुप्लीकेटेड अगर मैं रन भी करता हूँ तो वो आपको फॉल्स बता देगा कि कहीं पे भी नहीं। और अगरचे मैं इसको आगे फर्दर अगर मैं सम भी करता हूँ तो उसका रिजल्ट 0 आएगा क्योंकि इसमें कोई भी डुप्लीकेशन नहीं है। और अगरचे मैं इसके अंदर लिखूं कि भाई की, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉल्स, तो बेसिकली वो आपको सारी वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो एक्चुअली में फॉल्स है, यानी कोई डुप्लीकेशन नहीं है। और अगर आप यहाँ पे डीएफ और यहाँ पर उसको बता देते हैं कि मुझे इस लॉजिक की बेसिस के ऊपर निकाल के दो, आप इसको रन करेंगे तो आपको वो कोई भी ऐसा कॉल रॉल आके नहीं देगा जिसमें कोई डुप्लीकेशन आ रही है। तो अगर आपको लगता है कि कहीं पे भी डुप्लीकेशन है तो आप इसके थ्रू उसको एसेस कर सकते हो। अगर आपको डुप्लीकेशन एसेस करनी है तो आप उसके अंदर उसके लॉजिक को दे दो, और लॉजिक आप अलग से भी स्टोर करा सकते हो। आपने कहा कि भाई लॉजिक को मैंने अलग से स्टोर करा दिया, और लॉजिक मेरी गई ये रही, लॉजिक ये रही, और अब मैंने इसको रन किया, ये आपको बता रहा। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। तो ये डुप्लीकेशन है, और डुप्लीकेशन को आप बाद में ड्रॉप डुप्लीकेट के जरिए रिमूव कर सकते हैं। ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट्स आप इसको रन करेंगे तो आपकी डुप्लीकेशन को रिमूव कर देगा। आपको ज़रूरत पड़ सकती है इंडेक्स को रीसेट करने के लिए, तो आप इंडेक्स रीसेट भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आउटलायर पे। आउटलायर से पहले ये मुकम्मल कर लेते हैं। फिलहाल कहीं पे भी आपको डुप्लीकेशन हटानी हो, जैसे यहाँ पे तो कहीं भी नहीं है डुप्लीकेशन, लेकिन लेट से अगर मैं इसको डुप्लीकेशन को हटाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे ड्रॉप डुप्लीकेट्स यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और उसको रन करूंगा। अब इसमें कहीं पे भी डुप्लीकेशन अगर आ रही होगी तो वो रिमूव कर देगा और उसका इंडेक्स नंबर भी हटा दिया है। अगर से मुझे इंडेक्स को रीसेट करना है तो मैं यहाँ पर रीसेट इंडेक्स इस तरीके से रन करूंगा, और अगर मेरा कोई भी रॉ हो रही होगी तो वो उसके इंडेक्स को रीसेट कर देगा। लेट से मैंने यहाँ पे उसको किया, अब इसने इंडेक्स को यहाँ पे रीसेट कर दिया। तो बेसिकली ये तरीकेकार होता है अगर कहीं पे भी इंडेक्स ओवरराइट हो जाए, मतलब स्किप हो रहा हो, क्योंकि वो कॉलम उड़ कोई वो रॉ उड़ गई होगी आपकी। अब आ जाते हैं आउटलायर के ऊपर। An outlier is a value in a data set that is much bigger or smaller than others. बेसिकली एक बहुत ही कोई बड़ी अमाउंट आ रही है, या तो छोटी है बड़ी है, तो उसका क्या करें। तो लेट्स से एवरेज इनकम आ रही है 4.1 मिलियन, और लेट्स से आउटलायर को हटा दें तो एवरेज इनकम आ रही है 82,000। तो इसका मतलब ये है कि आउटलायर इतना बड़ा है कि अगर उसके अमाउंट को हटाओ तो आउटलायर से एवरेज पे बहुत फर्क आ रहा है, और अगर एवरेज पे फर्क आ रहा है तो बहुत बाकी रिजल्ट पे क्या फर्क आएगा। If outliers are not identified and dealt with, they can have a notable impact on calculations and modeling. मॉडलिंग पे बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। अब आउटलायर को कैसे एड्रेस किया जाता है। आउटलायर को आप हिस्टोग्राम में भी पकड़ सकते हो, बॉक्स प्लॉट में भी पकड़ सकते हो, और स्टैंडर्ड डिविएशन में भी पकड़ सकते हो। स्टैंडर्ड डिवीजन में आपने लेट्स से एक थ्रेशोल्ड लिखा है कि भाई 3 स्टैंडर्ड डिवीजन से बाहर अगर आ रहा है तो उसको पकड़ लो। तो बारी बारी आपको बताऊंगा कि ये 3 मेथड्स हैं, आप इजीली आउटलायर को पकड़ सकते हैं इन 3 तरीकों से। इसके लिए आपको स्टैटिकल की नॉलेज की जरूरत है, और वो 2 लेक्चर उम्मीद है आपने अटेंड कर लिए होंगे स्टैटिक्स के, स्टैटिक्स पार्ट ए और पार्ट बी। 2 लेक्चर्स आप अटेंड करेंगे तो ईजिली आप इन तीनों चार्ट्स के थ्रू आप इजीली आउटलायर को ट्रेस आउट कर सकते हैं। इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू डिफाइन व्हाट यू विल कंसिडर एन आउटलायर इन ईच सिनेरियो। आपको डिफाइन करने की जरूरत है कि क्या ये नॉर्मल पार्ट है या माइट पॉसिबल या आउटलायर हो। तो शुड वी फ्लैग 3 और 2 आउटलायर, ये डिपेंड करता है। आप अपनी डोमेन एक्सपर्टीज भी यूज कर सकते हैं, आप अपनी प्रोफेशनल जजमेंट भी यूज कर सकते हैं। एक अकाउंटेंट जगह जगह अपनी प्रोफेशनल जजमेंट का इस्तेमाल करता है। अब आगे आ जाए।
हिस्टोग्राम जो है एक वन ऑफ मेथड है जिससे आप आउटलायर को इजीली पकड़ सकते हैं, और उसके लिए आप सी बॉन्ड की लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए हम एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, लेट्स से। अब लेट्स से अगर हम हिस्टोग्राम बनाते हैं, तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम एक डाटा सेट उठा लेते हैं स्टूडेंट ग्रेड्स के नाम से, और उसके लिए हम एक सी बॉन्ड की लाइब्रेरी भी यूज़ करेंगे। सो लेट्स से वापस आ जाते हैं, ये फाइल मैं बंद कर लेता हूँ और एक नई फाइल बनाते हैं। लेट्स से यहाँ पे लिखा है import pandas spd, import cbond as sns। ये हमने रन कर दिया, और लेट्स हमने यहाँ पर pd डॉट रीड csv, उसके अंदर डेटा प्रेविडा डेटा, और उसके अंदर फाइल है स्टूडेंट ग्रेड्स के नाम से। स्टूडेंट ग्रेड्स की फाइल एक्सेल के अंदर है, तो आपने उसको कर दिया रीड एक्सेल, और इसको आपने रन किया, और आपके पास इसका डाटा आ गया। अब लेट्स से यहाँ पे आपके पास जो डाटा आ रहा है, इसको आपने एक डाटा फ्रेम में कर दिया। लेट्स से डाटा फ्रेम में आपने उसको स्टोर कर दिया। अब लेट्स से अगर डाटा फ्रेम का अगर मैं हेड लेता हूँ, तो मेरे पास लेट्स से ये कॉलम्स आ रहे हैं। अब लेट्स से अगर मैं इसके अंदर ले लेता हूँ डेटा फ्रेम डॉट हेड की जगह, इसमें मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट, और मैं ले लेता हूँ उसके अंदर ग्रेड। ये मैंने यहाँ पे दो आपके कॉलम ले लिए, लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से लेता हूँ, तो ये आपके स्टूडेंट हो गए लेट्स से। और लेट्स से अगर थे मैं यहाँ पे लेट्स से डेटा फ्रेम बनाता हूँ, तो एस एन एच डॉट हिस प्लॉट, और हिस प्लॉट के अंदर अगर मैं डायरेक्ट डी एफ ले लेता हूँ, तो वो हाँ, वो उसने यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे काउंट भी उठा लिया कितने बच्चों की तादाद है, और यहाँ पे उसके वो नंबर भी ले आया, यानी कि ग्रेड। वो आपको उसको थोड़ा सा शायद ये आपका ग्राफ थोड़ा सा, हाँ, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर आपने एस एन एस डॉट हिस्प्लॉट, बेसिकली ये हिस्टोग्राम का एक मेथड है। एस एन एस के अंदर और भी आ रहे होते हैं, लेकिन फिलहाल अगर आप लिख ले से एस एन एस लिखते हैं यानी सी बॉन्ड, तो सी बॉन्ड के अंदर आपके पास बहुत सारे चार्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए आप यहाँ पे लेते हैं हिस्प्लॉट, और हिस्प्लॉट से फिर आप आगे जाकर उसमें आप डाटा फ्रेम दे सकते हैं कि लेट से डाटा का है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हो डाटा इक्वल टू डी एफ, और आप पहला पैरामीटर डाटा का ही होता है, तो आप खाली डी एफ भी लिख दो, काफ़ी है। और इसके अलावा और कौन कौन से पैरामीटर हैं, लेट्स से अगर आप क्वेश्चन मार्क ओपन करते हो और उसको प्लस कर देते हो, तो यहाँ पर आपके पास पैरामीटर्स आ जाएंगे। लेट्स से अगर आपको एक्स और वाई अपने पास से डिक्लेयर करना है कि लेट्स से डाटा ये है, एक्स ये है, वाई ये है, तो आपने पास से भी कर सकते हो। लेट्स से आपने यहाँ पे डाटा फ्रेम में आपने यहाँ पे दे दिया डाटा, डाटा इक्वल टू, और उसके बाद आपने बता दिया कि भाई एक्स ये है, और आपने वाई बता दिया कि भाई वाई है। तो लेट्स से अगर आप इसमें एक्स के अंदर अगर आप लिख रहे हैं, लेट्स से एक्स है आपका काउंट, और वाई है आपका ग्रेड। अब बात ये है कि काउंट जो है वो बेसिकली आपके स्टूडेंट है, लेट्स से एक्स स्टूडेंट है आपके, तो लेट्स से आपने इसके अंदर स्टूडेंट में ख्याल से इसका कॉलम है क्या, लेकिन क्या अगर आप एक्स और वाई मेंशन ना भी करें, तो भी ये आपको ऑटोमेटिकली इसमें रन कर देगा। उसमें ये आपकी आउटलायर वैल्यू आ रही है,
जो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके अलावा माइट बी पॉसिबल कि ये भी आपका आउटलायर हो, लेकिन आपको आउटलायर खुद ही प्रोफेशनल जजमेंट की बेसिस के ऊपर जज करना पड़ता है। इसके अलावा एक आपके पास मेथड है एसएनएस डॉट बॉक्स प्लॉट। लेट से अगर मैं यहाँ पे एसएनएस डॉट बॉक्स प्लॉट अगर मैं यूज करता हूँ और इसके अंदर मैं मेंशन कर देता हूँ कि इसके अंदर बेसिकली आपको यहाँ पर एक्स देना पड़ता है कि आपका आप यहाँ पर एक्स क्या दे रहे हो। तो लेट से आपने यहाँ पे लिखा डीएफ और यहाँ पर आपने उसको बता दिया कि भाई ग्रेड जो है मेरा वो ये मेरा एक्स है और इसमें रहते वो एक सिंगल वेरिएबल पे मेरा बॉक्स प्लॉट बनाना है। तो लेट्स से इसने बॉक्स प्लॉट बनाया और उसमें यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी मैक्सिमम आपकी ऑब्जर्वेशन बॉक्स प्लॉट में कितनी वेरी कर रही है। तो ये चार्ट एग्जैक्टली आपका हिस्टोग्राम की तरह होता है। जैसे ये वाली ऑब्जर्वेशन जो है वो बॉक्स प्लॉट में यहाँ नज़र आ रही है। तो आप करीब करीब अपने स्टैंडर्ड डिवीजन में जो वेरिएंस आ रहा है कहाँ तक जा रहा है आप उसको स्टडी कर सकते हो। बॉक्स प्लॉट जो है वो आपको बता देती है कि लेट्स से मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज के अंदर कोई ऑब्जर्वेशन आ रही है या उसके आउटसाइड। द विथ ऑफ द बॉक्स इज द इंटरक्वांटाइल रेंज। बेसिकली ये जो आपकी विथ है ये इंटरक्वांटाइल रेंज है विच इज द मिडल ऑफ द 50% ऑफ डाटा। आपका ये लेट्स से मिड आ रहा है तो देयर इज 50% ऑफ द डाटा और ये आपका 50% इस साइड पे 50% साइड पे। Any value farther away than the 1.5 IQR from each side of the box is considered an outlier। तो बेसिकली ये आपके आउटलायर है और उसके आगे भी जो वैल्यू आ रही है वो भी आउटलायर है। बेसिकली दैट्स द मिनिमम मैक्सिमम। और मिनिमम और मैक्सिमम बेसिकली इसने अपने क्वार्टाइल से बनाया है। इसने ये नहीं बनाया कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर वैसे देखा जाए तो मिनिमम आपका ये रहा और मैक्सिमम ये रहा, लेकिन नहीं, बॉक्स प्लॉट में आपका मिनिमम मैक्सिमम जो बन रहा होता है वो बन रहा होता है 50% ऑफ द इंटरक्वांटाइल रेंज। तो बेसिकली ये आपकी मीडियन रेंज है और इसका जब वो 50% लेता है तो उसमें आते हुए मिनिमम और मैक्सिमम ये आ रहा है। तो मिनिमम और मैक्सिमम के बाद जो भी ऑब्जर्वेशन आएंगी वो आपकी आउटलायर कंसिडर की जाती है। तो ये आपको ऑटोमेटिकली आउटलायर्स एज अ डॉट जो प्लॉट हुआ होता है वो आपको हाईलाइट करके दे देता है। तो ये वन ऑफ एक मेथड है आउटलायर को डिटेक्ट करने का। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिवीजन भी बता सकता है कि आपका डाटा कितना स्कैटर्ड हुआ हुआ है, कितनी डिस्पर्जन है। तो अगर स्टैंडर्ड डिवीजन आपका बहुत ज़्यादा आता है तो डिस्पर्जन ज़्यादा है, स्प्रेड उसमें ज़्यादा होता है। और अगर स्टैंडर्ड डिवीजन आपका कम है लेट्स से 5.8 तो आपका स्प्रेड जो है ज़रा सा स्मॉल होगा। तो जितना ज़्यादा आपका स्प्रेड है डाटा उतना ज़्यादा आपका स्टैंडर्ड डिवीजन आएगा। अब लेट्स से अगर हम 3 स्टैंडर्ड डिवीजन वाला रूल अप्लाई करते हैं, एम्पेरिकल रूल, जो कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा में पाया जाता है या बेल शेप डाटा में पाया जाता है। तो ऐसे डाटा के लिए हम लेट्स से यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ पर लेट्स से एक फार्मूला बना लेते हैं। हमने फार्मूला बनाया, लेट्स से हम देखना चाह रहे हैं कि मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन आ कितना रहा है। लेट्स से मैंने यहाँ पे मीन एक वेरिएबल बनाया और मैंने कहा कि भाई एनपी डॉट मीन जो है और मैं मीन निकालना चाह रहा हूँ लेट्स से डी एफ डॉट ग्रेड। डी एफ डॉट ग्रेड या डी एफ स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर मैं यहाँ पे ग्रेड बता दूँ। तो लेट्स से अगर मैं इसका मीन निकालना चाह रहा हूँ और मीन देखना भी चाह रहा हूँ कि है कितना, जो आपके पास यहाँ पर आ रहा है इसमें आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके लिए मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं numpy को इंपोर्ट कर लूँ। मैंने यहाँ पे इंपोर्ट numpy एस एनपी ये मैंने रन कर दिया और अब मैं यहाँ पर लेट्स से यहाँ पे मीन देखना चाह रहा हूँ कि मीन आ क्या रहा है। मीन आ रहा है 85.70। अब लेट्स से मैंने कहा स्टैंडर्ड डिवीजन एच डी इक्वल टू एन पी डॉट स्टैंडर्ड डिवीजन। बेसिकली ये आपके यूं कह लें कि ये हमारे दो मेथड्स हैं एनपी के नुपाई के अंदर मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए। तो यहाँ पर भी हमने लेट्स से यहाँ पे दे दिया डीएफ और यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है ग्रेड। तो बेसिकली आप वो जैसे कहते हैं पी डी डॉट डिस्क्राइब के जरिए आप निकाल रहे होते हैं डी एफ डॉट डिस्क्राइब। डिस्क्राइब मेथड से भी जो आप निकाल रहे होते हो यूनिवेरिएट, अगर आपको numpy मेथड से भी निकालना हो तो आप एनपी के जरिए भी निकाल सकते हो। लेट्स से आपने कहा कि भाई मीन और एस डी ये दो वेरिएबल हैं, इनको जरा कॉल करके दिखाओ। तो उसको दिखाया तो वो आपको दिखा रहा है ये आ रहा है, यानी स्टैंडर्ड डिवीजन आपका 15 आ रहा है। अब अगर स्टैंडर्ड डिवीजन 15 आ रहा है तो लेट्स से आपने इसमें एक और लॉजिक लगाई। आपने कहा कि भाई थ्रेशोल्ड मेरा क्या होगा। तो आपने थ्रेशोल्ड लगा दिया लेट्स से मीन +3 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिवीजन और ये आपने लगा दिया लेट्स से अपर थ्रेशोल्ड।
अपर थ्रेशोल्ड आपने बना दिया, एक आपने बना दिया लेट्स से लोअर थ्रेशोल्ड। और लोअर थ्रेशोल्ड क्या है दिखा देता हूँ आपको। लोअर थ्रेशोल्ड आपने ये बना दिया है कि लेट्स से मीन -3 मल्टीप्लाई बाय एल टी। तो लेट्स से आपका कहते हैं एच डी लेट्स से 15 आ रहा है, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा लेट्स से 45। तो 45 जो है आपका वो मीन में ऐड भी किया जाएगा, तो वो आपका मैक्सिमम थ्रेशोल्ड बन जाएगी। और वही अगर मैं माइनस करवाता हूँ मीन कहते हैं इससे, मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। मैं समझाना चाह रहा था, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे गया। बेसिकली मैं समझाना चाह रहा हूँ, मीन हमारा ये रहा। मीन में अगर मैं 3 स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू को ऐड कर दूं तो मैक्सिमम मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगा। 3 स्टैंडर्ड डिवीजन कहलाते हैं 99.7। अगर इससे बाहर जाना है तो वो आउटलायर बता देगा, यानी आपकी मैक्सिमम थ्रेशोल्ड जो निकलेगी वो थ्रेशोल्ड आपकी निकलेगी कि आप 3 स्टैंडर्ड डिवीजन यानी 3 मतलब एच डी को मीन में प्लस कर देंगे, तो ये आपकी अपर थ्रेशोल्ड। और मीन में अगर माइनस कर देंगे तो ये आपकी लोअर थ्रेशोल्ड, ये आपकी थ्रेशोल्ड बन गई। और अब आप इसको रन करेंगे तो लेट्स से अब आप अगर देखना चाह रहे हैं कि अपर थ्रेशोल्ड जो है आपका और लोअर थ्रेशोल्ड जो है वो आपका है क्या, इसके अलावा मीन क्या है आपका और एसडी क्या है आपका। तो बेसिकली आपने ये सब रन किया और आपको पता आ गया कि 132 मैक्सिमम आपकी लिमिट है और 39 लोअर लिमिट है आपकी, और 85 आपका मीन है। एच डी 15-15 का आ रहा है, 45 इस साइड है, 45 उस साइड पे। तो 39 से अगर बिलो कोई वैल्यू आ रही है वो भी आउटलायर है, 132 से ऊपर वैल्यू कोई जा रही है वो भी आपका आउटलायर। अब लेट से अगर से मैं यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट बनाता हूँ, लेट से मैंने कहा कि भाई लिस्ट, लेट से मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ आउटलायर। आउटलायर आपने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई और लेट से अब आप यहाँ पर एक लूप बना रहे हैं फॉर आई इन। अब लेट से आप यहाँ पर एक लूप बनाना चाह रहे हैं, आप देखना चाह रहे हैं कि भाई ये लेट से ये जो डीएफ ग्रेड है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं इसको लेट से आप इसमें लेके जाना चाह रहे हैं। तो लेट से आपने कहा कि भाई ग्रेड जो है वो उसको आप एक लिस्ट बना देते हैं, लेट से ये लिस्ट बना दिया आपने और ये आपकी यहाँ पे लिस्ट बन गई, ये आपकी लिस्ट बन गई। तो बेसिकली ये आप एक लूप बनाने जा रहे हैं। एक और सेल में आपको दिखा देता हूँ कि लिस्ट कभी भी किसी डेटा फ्रेम को बनाना हो तो आप कैसे बना सकते हैं। तो लेट्स से आप यहाँ पे लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, ओ सॉरी बेसिकली ये राउंड ब्रैकेट लगाना है, ये आपने राउंड ब्रैकेट लगाया और ये आपकी लिस्ट बन गई। तो बेसिकली ये आप कोई भी डेटा फ्रेम के कॉलम को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स से ये आपकी लिस्ट आ रही है, अब इसमें आपने कन्वर्ट कर दिया। लेट्स से आपने कहा कि भाई ये आपकी लिस्ट है, ये आपका टेबल डेटा टाइप है। और अब आप लूप चलाना चाह रहे हैं, लूप के लिए आपने कहा कि भाई आई जो है वो मेरा कितना है, क्या थ्रेशोल्ड से ऊपर है या कम है। तो मैंने कहा कि भाई आई जो है अगर से अपर थ्रेशोल्ड से ऊपर है, इक्वल टू होता तो अलग बात होती है, अगर से ग्रेटर देन आपका अपर थ्रेशोल्ड है तो क्या हो। तो लेट्स से आपने यहाँ पे इफ की लॉजिक लगा रहे हैं, आपने कहा कि भाई इफ आई ग्रेटर देन अपर थ्रेशोल्ड, तो आपने कहा कि भाई ये आउटलायर के अंदर ऐड हो जाए। तो आपने कहा कि भाई आउटलायर डॉट अपेंड, और आपने कहा कि भाई अपेंड के अंदर ये आई ऐड हो जाए। और उसके बाद आपने कहा कि एल्स इफ कहते हैं एल इफ, आपने बताया कि भाई अगर से आई जो है वो लोअर थ्रेशोल्ड के कहते हैं से अगर बिलो आ रहा है तो भी आपने बताया कि भाई वो आउटलायर डॉट अपेंड ब्रैकेट में आई, यानी वो एक एम्प्टी लिस्ट का पार्ट बन जाए। यानी अगर ये अपर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है या लोअर थ्रेशोल्ड से कम है तो उसमें ये सारी चीज़ें हो जाएं। एल्स के अंदर आप बता रहे हैं कि भाई वो कुछ भी नहीं करे, वो डू नथिंग। तो आप जो है फिलहाल आपने एल्स और एलिफ आपने कर दिया और सिंपली ये आपका लूप ख़त्म हो गया। तो
बेसिकली आप ये लूप रन करेंगे और लेट से आपने ये लूप रन कर दिया, ये आपका लूप रन हो गया। अब लेट से ये जो आपने एक लिस्ट बनाई है आउटलायर, ये आप देखना चाह रहे हैं इसमें है क्या? तो लेट से आप इसका प्रिंट ले लेते हैं, प्रिंट, और इस लिस्ट का प्रिंट देखते हैं कि इस लिस्ट के अंदर आया क्या। इसके अंदर से वो सिर्फ 200 की ही वैल्यू आ रही है। वैसे 200 की वैल्यू कैसे आ रही है? इसमें छोटे भी तो थे आपके। अब ये बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। हम्म ये छोटी वैल्यू जो है 50 और 45, ये भी आनी चाहिए थी। आई क्यों नहीं, ये भी देखते हैं। 3 × LD, 3 × LD। अच्छा, यहाँ पे रिजल्ट डिफरेंट है, इस वजह से थोड़ा सा इश्यू आ रहा है। यहाँ पे LD आपका 8 का है। ओके, लेकिन LD 8 का कैसे हो गया ये सोच रहा हूँ। LD तो आपका होना चाहिए था 39, लेकिन खैर चले, वो 15 का LD आ रहा है मेरे पास तो। चले खैर। तो खैर मुख्तसर ये है कि आपका जो भी एच डी है वो उसका मल्टीप्लाई बाय 3 करके मीन से कम हो गया, मीन से ज़्यादा हो गया, और ये आपका लोअर अपर थ्रेशोल्ड बन गया। और उसके तहत तो आपकी आउटलायर जो आ रहा है वो 200 ही आ रहा है। 200 की वैल्यू ही आपकी एक तरह से आउटलायर है, बाकी कोई भी आउटलायर नहीं। तो बेसिकली आप एक लूप प्रोसेस बना सकते हो, किसी भी डाटा फ्रेम के किसी भी कॉलम को लिस्ट में तब्दील कर सकते हो, और उसी लिस्ट को आप बाद में एज टेबल आइटम दे सकते हो। या लेट से आपने ये लिस्ट आपने बात पहले बना ली, आपने कहा कि भाई मेरी जो इंफॉर्मेशन है, लेट से जो भी मैं उसको बोलता हूँ, मेरी जो भी लिस्ट है DF लिस्ट, मैं एक इसको इस तरीके से बना देता हूँ, और यहाँ मैंने लिख दिया DF लिस्ट। तो बेसिकली आइट्रेबल आइटम तो आपको देना पड़ेगा, और आइट्रेबल आइटम ऐसे बना सकते हैं कि ग्रेड के कॉलम को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दें, और बाद में फिर उसी की एलिमेंट जो आई है, लेट से वो जो भी उसकी वैल्यू है, लेट से आई की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्रेड। तो वो अगर ग्रेड है तो ग्रेड एक एलिमेंट है, तो फिर आई जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ मैंने ग्रेड लिख दिया। वैसे अच्छा ये था कि आई बेहतर था, लेकिन खैर। तो आप इसको रन करेंगे एंड देन आउटलायर को प्रिंट करेंगे, तो ये आपका आउटलायर दिखा रहा है। तो इस तरीके से भी आप आउटलायर डिटेक्ट कर सकते हैं आप, मैनुअल तरीके से भी। वैसे चार्ट्स आपको वैसे भी बेहतर तरीके से ही आपको बता रहे होते हैं। तो खैर, तो आउटलायर एक दफ़ा डिटेक्ट हो गया, अब क्या कहानी। आउटलायर पकड़े गए, और लेट्स से अब आपने उनको अरेस्ट कर लिया, आउटलायर हाथ लग गए आपके। अब क्या करेंगे? जस्ट लाइक मिसिंग डाटा आप भी वही करोगे, या तो आउटलायर संभाल के रखोगे, कीप करोगे, या आप उसको उड़ा दोगे पूरे कॉलम को, या रॉ को उड़ा दोगे, या आउटलायर की जगह उसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे एवरेज, मीन, मीडियन, मोड, मैक्स से, या फिर आप आउटलायर को अपनी डोमेन एक्सपर्टीज में रहते हुए उसको रिजॉल्व करोगे। तो उम्मीद है आपको आउटलायर किसी हद तक क्लियर हो गया होगा, और इसमें थोड़ी बहुत स्टैटिकल नॉलेज भी अप्लाई हुई है जो कि स्टैट्स के लेक्चर से आपको मिल जाएगी। अब आ जाता है न्यू कॉलम के। न्यू कॉलम आप किस किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। After cleaning data types and issues, you may still not have the exact data that you need. So you can create new columns from existing data to aid your analysis. अब लेट से आपने क्लीन कर लिया, अब आप एक नए कॉलम बनाने चाह रहे हैं। नए कॉलम्स आप बहुत सारे बना सकते हैं, और वो ट्रांसफॉर्मेशन में बनते हैं। न्यूमेरिक कॉलम भी बन सकते हैं, डेट टाइम कॉलम भी बन सकते हैं, टेक्स्ट कॉलम भी बन सकते हैं। न्यूमेरिक कॉलम जिसमें आप परसेंटेजेस निकाल रहे हैं या कंडीशनल कैलकुलेशंस हो रही हैं आपकी। डेट टाइम में लेट से आप दो डेट्स का डिफरेंस निकाल रहे हैं, या डेट ऐड कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, वॉट एवर जो भी। और टेक्स्ट कॉलम के आप लेट से उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, या स्प्लिट कर रहे हैं मल्टीपल कॉलम में, या पैटर्न फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ये बहुत सारे काम है। अब लेट से आपके पास ऑलरेडी एक कॉलम है, तो लेट से कॉस्ट के अंदर 8% टैक्स ऐड करना है, आपने 8% टैक्स ऐड कर दिया। लेट से डेट को आपको महीने में कन्वर्ट करना था, आपने महीना कन्वर्ट कर दिया। लेट से इसके अंदर पर्सन आ रहा है, पर्सन और नोट्स दोनों को कंबाइन आपको हुआ हुआ था, उसको आपने स्प्लिट कर दिया। तो आपका डाटा और मजीद ज़बरदस्त किस्म का एनालाइज हो सकता है। तो ये सारे काम कैसे हो सकते हैं, आइए देखते हैं। परसेंटेज बहुत सिंपल है, आपको परसेंटेज निकालनी है, आप सिंपली परसेंटेज निकाल सकते हैं। लेट से आपके पास प्राइस के नाम प्राइसेस आ रही है मुख्तलिफ कैटेगरीज एंड फ्रूट्स के अगेंस्ट में, शॉपिंग लिस्ट आपके पास एक लेट से एक डाटा फ्रेम।
जैसे मैं भी देख लेता हूँ कि क्या मेरे पास डाटा फ्रेम नाम से कोई आ रहा है नहीं आ रहा, देख लेता हूँ। लेट्स से pd डॉट रीड एक्सेल ब्रैकेट ओपन डाटा प्रेबिडा डाटा और शॉपिंग। शॉपिंग के नाम से तो कुछ भी नहीं आ रहा। हम्म नहीं, शॉपिंग के नाम से तो कुछ भी नहीं। वो खैर, अब प्राइस जो है उसका टोटल निकाल के आपने डिनोमिनेटर में ले लिया और नॉमिनेटर में आप कोई भी वैल्यू ले लेंगे। तो लेट्स से आपको परसेंटेज निकालनी है, तो लेट्स से आपने उसका सम जमा किया और सम बन गया, तो अब आप उसको उसी से डिवाइड करके एक परसेंटेज बना सकते हैं। तो आपने एक लेट से नया कॉलम बना दिया और नया कॉलम आपने, तो नया कॉलम इजीली बन सकता है। आप सिंपली बस उसमें कोई भी नया कॉलम का नाम दें और वो कॉलम ऐड हो जाता है सिंपली। अगर मुझे इसके अंदर भी अगर कॉलम ऐड करना हो, अब लेट से ये जो आपका स्टूडेंट ग्रेड्स के नाम से आ रहा है, ये डीएफ, इसका मैं प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास इस तरह से मेरे पास आ रहा है। अब लेट से अगर मैं ग्रेड्स को इसकी परसेंटेज निकालना चाहूँ, तो लेट से पहले तो मैं ये डीएफ डॉट हेड सिर्फ 5 ही रोल देखनी। अब उसके बाद लेट से मैंने यहाँ पर ऐड करना चाहा, मैंने लिखा भाई डीएफ। अब मैं यहाँ पर एक बिल्कुल नए कॉलम का नाम दे रहा हूँ, बिल्कुल नए बच्चे का नाम दे रहा हूँ। मैंने नए बच्चे का नाम दिया, मैंने कहा कि भाई नए बच्चे का नाम है परसेंटेज। और वो होगी क्या, अब सवाल है वो परसेंटेज होगी क्या, कैसे निकलेगी। आपने कहा कि भाई वो डी एफ जो है उसके अंदर एक कॉलम है ग्रेड का, उसका सम ले लो। मैंने कहा सही है, सम ले लिया। फिर मैंने कहा सम लेने के बाद वही एक ऑब्जर्वेशन जो है आपकी ग्रेड के नाम से, उसको उससे डिवाइड कर दो, तो ये आपका निकला आएगा। इसको आपने लेट से पेरेंथेसिस में कर दिया और इसको से डिवाइड करने के बाद परसेंटेज बन जाएगी। आपने इसको रन किया और इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, बस यानी कि ये एक नया कॉलम बन गया। अब आप लेट से df डॉट हेड रन करेंगे तो एक नया कॉलम आ रहा है और वो आ रही है परसेंटेज। अब आपको अगर से इसको परसेंटेज में ही दिखाना है हैंग इट करके, तो वो आपकी मर्जी, चॉइस आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप परसेंटेज में करना चाहे तो कर सकते हैं। लेट से आपने कहा कि भाई मल्टीप्लाई बाय हैंग रेट, आपने इसको रन कर दिया और अब आप दोबारा इसको रन करेंगे, क्या कहते हैं, df डॉट हेड को, तो वो आप देखेंगे ये अब आपको ये क्या करके दिखा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। 86 86 86, अच्छा वो तो 1.2% दिखा रहा है, यानी बहुत ही कम परसेंट। अच्छा, मैंने एक्चुअली उसके टोटल उसके सारे बच्चों के उससे सम कर दिया, तो खैर ये तो बहुत कम है। लेकिन खैर जस्ट फॉर एग्जांपल दे रहा था, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने बहुत ही एक पैथेटिक एनालिसिस किया, लेकिन जस्ट फॉर आपको एक्सपेरिमेंट के लिए आप कोई भी नया कॉलम बनाना चाहें और उसको रिवाइज भी करा सकते हैं, ओवर ऐड भी करा सकते हैं। लेट्स से ये हैंग रेट है, आपने 157 अप्लाई करा दिया, आपने 157 अप्लाई किया और फिर उसके बाद आपने इसको रन किया और ये आपका नया रिजल्ट आ गया। तो ये सिंपली आप कॉलम को ओवरराइड भी कर सकते हैं, नया कॉलम भी बना सकते हैं, बहुत इजी है। इस तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा लेट्स से आपको कोई कंडीशनल कॉलम बनाना है, आप एनपी वेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक बिल्कुल एक नए सिरे से कॉलम बना सकते हैं। मैंने कहा कि भाई परसेंटेज की जगह मैं एक नया कॉलम बनाऊंगा और उस कॉलम का नाम होगा लेट्स से फेल, वो स्टूडेंट जो मेरे फेल है। अब उसमें मैंने कंडीशन क्या लगा रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। कंडीशन ये है कि डीएफ ग्रेड जो है वो अगर से 90 से अगर बिलो होगा तो वो मेरा बच्चा फेल है। तो लेट्स से इसके अंदर मैं वो निकालना चाह रहा हूँ कि वो मेरे बच्चे कितने आ रहे हैं, वो फेल होंगे मेरे अगर से वो 90 से उनका स्कोर बिलो है। लेकिन ये तो एक बुलियन स्टेटमेंट है, मैं इसको कहाँ लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा इसको एनपी डॉट वेयर में। एनपी डॉट वेयर की स्टेटमेंट लगाई, ब्रैकेट ओपन, उसके अंदर आपने लिखा बुलियन स्टेटमेंट। उसके बाद आपने लिखा कि अगरचे ऐसा हो तो वो मेरे लिए क्या है, आपने लिखा भाई वो मेरे लिए वो बच्चा फेल कराएगा, अदरवाइज वो मेरा बच्चा पास है। ये आपका एक एनपी वेयर का स्टेटमेंट है और आप एक नया कॉलम बना रहे हैं। तो लेट से आपने इसको रन किया और रन करने के बाद लेट से अब आप df डॉट हेड पर आते हैं और आप यहाँ पर देखेंगे एक नया कॉलम आ रहा है फेल और पास का। तो आप कंडीशनल स्टेटमेंट भी बना सकते हैं
जस्ट लाइक जैसे आप पावर क्यूरी में बनाते हैं, इसके अलावा डेक्स में भी बना सकते हैं। एसक्यूएल के अंदर आप केस स्टेटमेंट के तहत बनाते हैं, और पाइथन में आप np डॉट वेयर के जरिए एक नया कॉलम बना सकते हैं। तो लेट्स से यहाँ पर आपको एक कंडीशनल कॉलम बनाने का भी आइडिया हो गया। फिर लेट्स से आपको उसमें किसी किस्म का कोई डेट टाइम कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट करना है, तो यूज dt डॉट कॉम्पोनेंट, इसके जरिए आप इजली बहुत सारी चीज़ें अलग कर सकते हैं। लेट्स से आपके पास डेट का कोई कॉलम आ रहा है, उसमें आप डेट, ईयर, मंथ, डे, कोई भी चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है, आप सिंपली आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब लेट्स से मेरे पास तो इसमें करना डेट का कोई कॉलम नहीं आ रहा, लेकिन लेट्स से अगर मैं यहाँ पर कोई डाटा सेट लोड करता हूँ, लेट्स से मेरे पास यहाँ पे कितने तरह के डाटा सेट आ रहे हैं, तो उसमें लेट्स से कोई और डाटा आ रहा है नहीं आ रहा, लेट्स से इसमें अप्रैल की सेल्स आ रही, और ये एक्सेल की फाइल है। लेट्स से मैंने इसको रन किया, तो मेरे पास ये आ गया कॉलम परचेज डेट का। तो लेट्स से मैंने इसको डीएफ बना दिया, df2 इक्वल टू, और लेट्स से अब इसके अंदर अगर मैं df2 के अंदर मैं अगर देखता हूँ परचेज डेट जो है मेरी, तो वो दिखा रहा है कि भाई ये एक डेट का एक कॉलम है, और इसके अंदर डेट टाइम 64 उसकी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो लेट्स से अब इसके अंदर मैं एक नया कॉलम बनाना चाह रहा हूँ। मैंने कहा कि भाई ये एक इसी के अंदर मैं df2 जो है मेरा, उसके अंदर मैं एक नया कॉलम बनाना चाह रहा हूँ, उसका नाम होगा मंथ। और वो कैसे निकलेगा, अब आप कहेंगे सर वो कैसे निकलेगा, मैं आपको अभी बता देता हूँ। वो निकलेगा dt डॉट कॉम्पोनेंट, तो आप उसके थ्रू आप उसकी इजीली निकाल सकते हैं। अब लेट से आपने कहा कि भाई मैं जो हूँ वो उसका निकालना चाह रहा हूँ मंथ, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। आपने लेट से ये df2 में परचेज डेट के बाद आगे आपने लिखा dt, और उसके बाद आपने लिखा लेट से टाइम, या टाइम सॉरी आपने लिख दिया मंथ। सो मंथ निकलने के लिए, हाँ मंथ अगर आप लिख देंगे तो ये एक नया कॉलम बन जाएगा। लेट से अगर आप देखना चाह रहे हैं कि इसका रिजल्ट है क्या, तो आपने रन किया तो वो महीने का नंबर दिखा रहा है। तो अगरचे आपको महीने का अगर नाम चाहिए, लेकिन खैर ये आपको आउटपुट जो दे रहा है वो कहीं पे भी महीने का नाम नहीं आ रहा। हाँ महीने का नंबर आ जाएगा। लेट से फिलहाल आपको अगर महीने का नंबर लेना है, तो आपने लेट से यहाँ पे लिखा है भाई, और इसको आपने एक नया कॉलम बना दिया, ये रन हो गया। अब आपने कहा कि भाई df2 डॉट हेड, क्या इसके अंदर महीने का कॉलम आ रहा है, तो आ रहा है। महीने का एक नया कॉलम बन गया मंथ के नाम से, और आप डेट के कॉलम से कोई भी कंपोनेंट अलहदा करना चाह रहे हैं, आप सिंपली उस कॉलम के आगे dt डॉट जो भी उसके कंपोनेंट का नेम है, आइदर डेट, ईयर, मंथ, डे, डे ऑफ अ वीक, टाइम, आवर, मिनट, सेकंड, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पावर क्यूरी में भी बताई और डेक्स में भी बताया। आप डेक्स में भी इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। एसक्यूएल में भी लास्ट लेक्चर में आपको बताया किस तरीके से आप डेट कंपोनेंट अलहदा कर सकते हैं, और पाइथन में डेट टाइम में से कैसे कंपोनेंट्स एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, मैंने आपको ये बताया। इसके अलावा आप फर्दर आप टाइम डेल्टा में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि बाद में अगर आपको डिफरेंस निकालना हो कितने डेज के अंदर आपका डिफरेंस आ रहा है, तो वो आपको बाद में हेल्प करता है कि आपको लेट से उसका डेल्टा निकालना है वीक के अंदर, आवर में, डे में, तो आप इजीली उसको निकाल सकते हैं, और इवन उसको बाद में आप कन्वर्ट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो लेट्स से यहाँ पर हमारे पास परचेज डेट आ रही है, और इसके अलावा और कोई भी डेट नहीं आ रही, लेकिन लेट्स से अगर कोई और अगर हमारे पास डाटा सेट हो, तो लेट्स से यहाँ पे रेस डेट और रन डेट आ रही है, तो ये डाटा सेट कहाँ से, लेकिन खैर अगर हम यहाँ से देखें तो किसी भी दो कॉलम को आपस में माइनस कराकर हम उसका डिफरेंस देख सकते हैं, और वो डिफरेंस आपका टाइम डेल्टा में आ रहा होता है। और किसी भी कॉलम को टाइम डेल्टा में कन्वर्ट करना हो, यानी कन्वर्ट समझिए कि आप उसके अंदर कोई एडिशन करना चाह रहे हैं, जैसे आप डेट ऐड, एक मैं आपका सिंटैक्स है एसक्यूएल के अंदर, और पावर क्यूरी में भी आप डेट ऐड यूज़ कर रहे होते हैं, ईओ मन का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो डेट के अंदर दिनों का इजाफा करना है, या साल का, या महीने का, या वीक का, तो आप PD टू टाइम डेल्टा के थ्रू आप करना चाहें तो कर सकते हैं। आप उसमें सिंपली प्लस करेंगे PD.2 टाइम डेल्टा, उसके अंदर आप बताएंगे कितना इंक्रीमेंटल साइज है, और यूनिट आपका क्या होगा,
तो उस हिसाब से उसमें डेट उसमें ऐड हो जाएगी। अब लेट से मैंने कहा कि भाई इसके अंदर लेट से 15 दिन आगे कर दो। मैंने यहाँ पे एक नया कॉलम बनाया और मैंने लेट से जीएसटी की डेट बनाना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा DF2। मैंने कहा कि भाई जीएसटी का जो रिटर्न सबमिट होगा वो 15 दिन के बाद के हिसाब से। वो लेट से मैंने यहाँ पे लिखा GST डेट। लेट से ये एक नया कॉलम बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई जो DF2 उसके अंदर जो परचेस डेट है उसके अंदर ऐड हो जाए 15 दिन। 15 दिन यानी कि 2 हफ्ते। 2 हफ्ते ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, PD.to टाइम डेल्टा में अब वो मैं बताऊंगा कितना ऐड करना है। मैंने कहा 2 हफ्ते ऐड करना है। और मेरा जो यूनिट है वो होगा मेरा लेट से कहते हैं वीक। तो वीक ऐड करना है या आपको अगर डे ऐड करना है तो फिर यहाँ पे डे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया आपने 15। तो 15 दिन ऐड हो जाएंगे और एक नया कॉलम बन जाएगा। और लेट से अब मैं अगर देखता हूँ DF2 डॉट हेड, तो मेरे पास आ रहा है लेट से एक नया कॉलम GST डेट के नाम से। और उन सब में 15-15 दिन का इजाफा हो गया। तो आप दिनों का इजाफा करना चाहें तो PD.to टाइम डेल्टा के थ्रू आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा लेट से आपको स्ट्रिंग बना रहे हैं तो आप स्ट्रिंग भी बना सकते हैं। .str उसके आगे आप स्लाइसिंग करके आप उसमें कोई डाटा एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं या लेस करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। स्लाइसिंग का इसमें वही तरीक़ेकार यूज़ होगा जैसे आपको स्ट्रिंग के अंदर स्लाइसिंग करना बताया है। तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, स्लाइस करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं। लेट्स से आपने कहा कि भाई इसके अंदर जो लेट्स से ये ऑनलाइन आ रहा है या ऑनलाइन में पहले का ओ या शुरू का आई, बस ये देखना है। तो आपने कहा कि भाई मैं लेट से ओ से खुद ही समझ जाऊंगा ऑनलाइन है और आई से समझ जाऊंगा इन पर्सन है। तो मैंने कहा कि भाई लोकेशन जो है, लोकेशन के नाम से एक नया कॉलम बना देता हूँ। मैंने लिखा DF2 ब्रैकेट और ये मैंने दे दिया लोकेशन। लोकेशन एक नया कॉलम बनाने जा रहा हूँ और मैंने इसका कहा कि भाई ये DF2 जो है इसके अंदर ये परचेज लोकेशन, ये जो परचेस लोकेशन आ रही है, परचेस लोकेशन में से मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैंने str डॉट और अब मैं लेट से अगर से इसमें से कोई स्लाइसिंग करना चाह रहा हूँ तो मैंने कहा कि भाई शुरू का जो 1 आ रहा है बस ये मुझे निकालना। तो 1 से मतलब 0 इंडेक्स। आपने बताया कि भाई 0 इंडेक्स निकालना है। तो लेट से अगर मैं पहले खाली सिर्फ इसको लेट से अगर रन करूँ तो वो दिखा रहा है 0 या आई। मैंने कहा एग्जैक्टली मुझे यही करवाना है। मैंने इसको किया और ये मेरे पास एक नया कॉलम आ गया। और अब मैं लेट से यहाँ पे लिखता हूँ DF2 डॉट हेड। तो मेरे पास यहाँ पर एक नया कॉलम आ गया और उसमें बिल्कुल पहला जो इन स्लाइसिंग करके जो मैं निकालना चाह रहा था इंडेक्सिंग से, मैंने वो निकाल लिया। तो इंडेक्सिंग से या स्लाइसिंग से आप एक्सट्रैक्शन इसमें कर सकते हैं इजीली, बहुत आसान है। प्लस फिर स्ट्रिंग का एक मेथड है स्प्लिट, जो मैंने आपको स्ट्रिंग के अंदर बताया था। आप स्प्लिट मेथड यूज कर सकते हो और उसके दरम्यान में कोई भी लेट से कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है जिससे आपको लगता है कि यहाँ स्प्लिट करना चाहिए। लेट से अब यहाँ पे लेट से अगर ये आ रहा है इससे स्प्लिट करना चाह रहे हैं, लेकिन खैर ये एक अजीब सी बात हो जाएगी। या लेट से जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं करना चाह रहा हूँ तो ऐसे लिखा मैंने DF और यहाँ पे मैंने लिखा लेट से जेनर और लेट से अब मैं यहाँ पर उसको स्प्लिट करना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे str.split और स्प्लिट के अंदर मैंने इसको क्या कहते हैं, मैंने इसको बता दिया इसके थ्रू स्प्लिट करना है यानी डैश लगा हुआ होगा। तो बेसिकली फिक्शन और नॉन फिक्शन इसने दो बना दिए कॉलम। तो इस तरीके से आप अगर स्प्लिट करना चाहें तो स्प्लिट कर सकते हैं। तो लेट्स से अब अगर आपको स्प्लिट करना है तो आप यहाँ पर एक नया कॉलम बना सकते हैं, वो उस हिसाब से उसको स्प्लिट कर देगा। जो बहुत आसान है स्प्लिट करना।
इसके अलावा आपको अगर कोई कंटेंट लगाना है यानी ऐड कराना है, आप वो भी कर सकते हैं। और ये आपका कंप्लीट हो गया फिलहाल। उसको रीड कर लें। ऑलवेज चेक द डाटा टाइप फॉर ईच कॉलम। आप हमेशा डाटा टाइप शुरू में इन्फो से या dt टाइप से चेक करेंगे, और कोशिश करें कि डाटा टाइप सारी आपकी कंसिस्टेंट हो, जस्ट लाइक जैसे आप पावर बीआई में करते आए हैं, एसक्यूएल में करते आए हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू रिजॉल्व एनी मैसी डाटा टाइप्स। आप हमेशा डाटा इशूज को रिजॉल्व करें इससे पहले कि आप आगे जाएं। क्लीनिंग के अंदर आपको इसी वैसी सारी चीज़ें बताई हैं। यू कैन क्रिएट न्यू कॉलम। आप नए कॉलम भी बना सकते हैं एग्जिस्टिंग कॉलम की बेसिस के ऊपर, और उसके कितने तरीके हैं वो सारे आपको बताए। योर गोल शुड बी टू मेक द डाटा क्लीन इनफ फॉर योर एनालिसिस। आप कम से कम इतना क्लीन कर लें कि आप बाद में फर्दर एनालिसिस कर सकें। खैर, मैंने जितनी क्लीनिंग आपको बताई, ये बहुत ज़्यादा बताई है। आई कैप में इतने ज़्यादा मसले नहीं आएंगे। आई कैप में क्लीनिंग इस लेवल पे नहीं आएगी जिस लेवल पे आपको मैंने बताई है। आपको मैंने काफ़ी सारे मेथड्स बताए हैं क्लीन करने के, और इसको प्लीज़ दोबारा से रिवाइंड करके दोबारा से एक दफ़ा और सुनेगा क्लीन को, ताकि क्लियरली हो जाए। मैंने 2 लेक्चर बनाए हैं क्लीनिंग के ऊपर, एक पहला लेक्चर और उसके बाद दूसरा लेक्चर। और प्लीज़ इसको दोबारा से रिवाइंड करके दोबारा सुनिएगा ताकि क्लैरिटी मिल जाए। क्लीनिंग मैंने आपको एक अच्छे स्केल के ऊपर सिखाई है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मैं बनाऊंगा ईडा के ऊपर, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। तो प्लीज़ इसको कवर कर लें एक अच्छे से। क्लीनिंग ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं आएगी क्लीनिंग। और आई होप सो उससे अच्छे हल्के लेवल के ऊपर क्लीनिंग आपसे टेस्ट की जाएगी आई कैप में। तो इंशाल्लाह कवर करते हैं नेक्स्ट सेशन। आप लोगों से अगले सेशन में मुलाकात होगी एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस के अंदर। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।